मॉर्निंग क्लास। हमारी लास्ट क्लास हुई थी 19 सितंबर को, जिसमें हमने एक जो अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट ऑफ एसरेटिव सेंटेंस था वो पढ़ा था, और उसके बाद हमने देखा था कि हाउ वी विल चेंज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कि एक इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाएगा, उसके बारे में हमने कुछ जानकारी ली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जिस सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से बनते हैं, मैंने आपको बताया है। एक तो ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब या मॉडल कहते हैं, और एक WH वर्ड जो कि होते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, whom, whose, why, ये सब WH वर्ड होते हैं। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड अगर मैं एक एग्जांपल बोलूं तो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो स्टार्टिंग जो सेंटेंस की हुई है वो हुई है आर से, एंड आर इज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर मैं WH वर्ड से रिलेटेड अगर एक टर्म बोलूँ, एक स्टेटमेंट बोलूँ, फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर नेम, तो इन दिस सेंटेंस व्हाट रिप्रेजेंट WH वर्ड दैट शोज द इंटेरोगेटिव टर्म। WH वर्ड किसको शो कर रहा है? इंटेरोगेटिव टर्म को शो कर रहा है। तो इंटेरोगेटिव जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब को आप मानो तो हेल्पिंग वर्ब भी मान सकते हो और मॉडल्स भी मान सकते हो, और एक WH वर्ड। तो ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड अलग रूल्स होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, और WH वर्ड से रिलेटेड अलग रूल्स होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। हमने ये भी पढ़ा था कि अगर एक स्टेटमेंट हमारा ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास आर एलिमिनेटेड बाय इफ और वेदर कंजंक्शन। या तो हम इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। जबकि एसरेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस होंगे? दैट कंजंक्शन से रिप्लेस होंगे। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि डायरेक्ट स्टेटमेंट में अगर हमारे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि इंटेरोगेटिव का है, जिसमें रिपोर्टेड स्पीच जो शो कर रहा है वो इंटेरोगेटिव वाली टर्म को शो कर रहा है, ठीक है, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो जब उसका इनडायरेक्ट बनाया जाएगा तो स्टेटमेंट को एसरेटिव बनाया जाएगा। मतलब स्टेटमेंट को एसरेटिव बनाने का मतलब क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान से समझो कि अगर डायरेक्ट के अंदर रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव वाला क्वेश्चन है जिसमें लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा हुआ है, तो जब उसका इनडायरेक्ट बनेगा तो वो एसरेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला के हिसाब से बनेगा। और एसरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। या एसरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। मतलब डायरेक्ट के अंदर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है अगर वो इंटेरोगेटिव है तो इनडायरेक्ट में वो 200% एसरेटिव सेंटेंस के में ही बनेगा, ठीक है। तो आज मैंने यहाँ पर रूल्स लिखे हैं आपके लिए, और ये जो रूल्स हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड रूल्स है। याद रखना है आपको कि वो किससे रिलेटेड रूल्स हैं? ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड रूल्स हैं। वो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब आप जान ही चुके हो, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब मैंने आपको एक टेबल में हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब लिखवा दी थी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की डू डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हैज बीन हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट की डिड, पास्ट कंटीन्यूअस की वाज वर, पास्ट परफेक्ट की हैड, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हैड बीन, फ्यूचर सिंपल की विल और शैल, फ्यूचर कंटीन्यूअस की विल बी शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव शैल हैव, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि मॉडल्स कौन कौन से होंगे? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, ऑट टू, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? एक्सेट्रा, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे लिए मॉडल हो जाएंगे। साथ ही का साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कैन दिया हुआ है, विल दिया हुआ है, शैल दिया हुआ है या मे दिया हुआ है, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू कुड, वुड, शुड, माइट, ठीक है। ये कुड, वुड, शुड, माइट में चेंज होंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको कुड,
शुड, माइट या वुड दिया हुआ हो तो आप कुड को कैन में नहीं बदलेंगे, शुड को शैल में नहीं बदलेंगे, माइट को मे में नहीं बदलेंगे और वुड को विल में नहीं बदलेंगे। जबकि विल वुड में बदल सकता है, शैल शुड में बदल सकता है, मे माइट में बदल सकता है और विल वुड में बदल सकता है। तो यहाँ तक की जानकारी हम सबको होनी चाहिए। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है, डायरेक्ट के अंदर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है, अगर वो शुरुआत हो रहा है, अगर उस स्टेटमेंट की शुरुआत हो रही है एक ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने अभी आपको बोला है डू, डज, इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब, या मॉडल से। मॉडल्स भी मैंने अभी आपको बोले कैन, कुड, शैल, शुड। समझ में आई मेरी बात? तो आज का जो हमारा जो रूल है, आज के जो रिलेटेड जो रूल है वो कौन से हैं कि अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट में, रिपोर्टेड स्पीच में एक स्टेटमेंट की शुरुआत ऑक्सिलरी वर्ब से होती है तो हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं कि हम उसके इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, इन रूल्स को आपको याद करना है बहुत अच्छी तरीके से, और मैं तो कहूँगा कि आपको बहुत अच्छी तरीके से इनको समझना है। ठीक है, अगर आप समझ जाओगे तो आपको कम से कम नरेशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के रूल्स। लिखा हुआ है, इसको मैंने फर्स्ट नंबर डाल दिया है क्योंकि मैं सेकंड नंबर WH वाले वर्ड्स को डालूंगा, लेकिन फर्स्ट नंबर का डाल दिया है और इसको ABC के अंदर क्लासिफाई कर दिया है। देखो कि इफ रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद एन ऑक्सिलरी वर्ब, अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है एक ऑक्सिलरी वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब क्या क्या हो सकती है? हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मॉडल भी हो सकती है। मैंने ब्रैकेट के अंदर वो चीज लिख दी है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब स्टार्ट हो रहा है एक ऑक्सिलरी वर्ब से, तो अगर हमारे को स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना है तो हाउ वी विल चेंज दैट सेंटेंस इनटू इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो उसका पहला रूल, फर्स्ट का ए वाला हम देख रहे हैं। ए वाले में लिखा हुआ है आरवी। आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। आरवी का मतलब होता है रिपोर्टिंग वर्ब। ये अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट में, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, कि अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होगा? कॉमा से पहले वाला। समझ में आई मेरी बात? अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर लिखा हुआ है से या से टू, क्या लिखा हुआ है? से या से टू। याद करो अपने पहले वाले एसरेटिव वाले रूल्स को। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लिखा हुआ होता था कि अगर से टू लिखा हुआ है, सेज टू लिखा हुआ है या सैड टू लिखा हुआ है तो वो चेंज किस में होते थे? से टू किस में चेंज होता था? टेल में। सेज टू किस में चेंज होता था? टेल्स में। और सैड टू किस में चेंज होता था? टोल्ड में। लेकिन अगर से लिखा हुआ है विदाउट टू, सेज लिखा हुआ है विदाउट टू या सैड लिखा हुआ है विदाउट टू, तो उनको हम एज इट इज उतार देते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंज है कि अगर यहाँ पर से लिखा हुआ है और से टू लिखा हुआ है, मतलब टू के बगैर से लिखा हुआ है और टू के साथ में भी अगर से लिखा हुआ है, तो हम, अगर से भी लिखा हुआ है तो हम उस से को जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किसमें चेंज करेंगे? आस्क में, डिमांड में, इंक्वायर में या वांट टू नो में। इन चारों में से हम किसी में भी चेंज कर सकते हैं। और अगर से टू भी लिखा हुआ है या से टू ही लिखा, अगर से लिखा हुआ है, से मतलब विदाउट टू लिखा हुआ है, से विदाउट टू लिखा हुआ है, तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू आस्क और डिमांड और इंक्वायर और वांट टू नो। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा हुआ है से टू, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा हुआ है से टू, तो वो से टू भी आस्क और डिमांड और इंक्वायर और वांट टू नो के अंदर ही चेंज होगा। मतलब यहाँ पर ये टू वाला जो कॉन्फ्लिक्ट था वो नहीं है। जैसे एसरेटिव सेंटेंस में था ना कि अगर से के साथ टू लगा हुआ है या सेज के साथ टू लगा हुआ है या सैड के साथ टू लगा हुआ है तो हम इसको टेल, टेल्स या टोल्ड में चेंज करेंगे। लेकिन अगर से बिना टू के लिखा हुआ है, सेज बिना टू के लिखा हुआ है और सैड बिना टू के लिखा हुआ है तो से की जगह से लिखेंगे, सेज की जगह सेज लिखेंगे और सैड की जगह सैड लिखेंगे। लेकिन इंटरोगेटिव स्टेटमेंट में इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर से लिखा हुआ है या से टू लिखा हुआ है तो ये दोनों आस्क, डिमांड या इंक्वायर या वांट टू नो के अंदर ही चेंज होंगे। समझ में आई बात? नेक्स्ट, अगर सेज लिखा हुआ है या सेज टू लिखा हुआ है
अगर सेज लिखा हुआ है या सेज टू लिखा हुआ है तो ये चेंज होगा आस्क्स, डिमांड्स, इंक्वायर्स और वांट्स टू नो में। तो यहाँ पर भी टू वाला कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और अगर लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू लिखा हुआ है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू आस्क्ड, डिमांडेड, इंक्वायर्ड और वांटेड टू नो। अब ये जो है वो हमारे टेंस को बताएंगे। देखो से लिखा हुआ है और से टू लिखा हुआ है तो ये दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो या तो ये प्रेजेंट का होगा या ये फ्यूचर का होगा। ठीक है, या तो ये प्रेजेंट का होगा या ये फ्यूचर का होगा। और अगर ये फ्यूचर का होगा तो विल शैल साथ में लिखा हुआ होगा। अगर विल शैल इनके साथ में लिखा हुआ है या विल शैल इन से या से टू के पहले लिखा हुआ है तब तो रिपोर्टिंग और फ्यूचर टेंस का हुआ। और अगर विल शैल नहीं लिखा हुआ है इनके पहले, से और से टू के पहले विल शैल नहीं लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस का हुआ। और हमने पढ़ा ही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है सेज और सेज टू। अब देखो सेज से की फिफ्थ फॉर्म है, सेज से की फिफ्थ फॉर्म है और मैंने आपको बताया हुआ है कि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म से पे की टेंस में आती है और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और वो भी किन किन सब्जेक्ट के साथ में, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ में, और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में ही आती है। तो सेज लिखा हुआ है या सेज टू लिखा हुआ है तो वो तो पक्का प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेटमेंट है। और अगर रिपोर्टिंग और वो प्रेजेंट टेंस में तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, हमने ये भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है सेड और सेड टू। सेड और सेड टू, सेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ से और सेकंड फॉर्म आती है पास्ट टेंस में। और हमने ये पढ़ा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट किसी हिस्टोरिकल फैक्ट, किसी साइंटिफिकल फैक्ट, किसी प्रोवर्ब, किसी प्रिंसिपल, किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है तब भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में और रिपोर्टेड स्पीच का स्टेटमेंट ना ही तो हिस्टोरिकल ट्रुथ को बता रहा है, ना ही किसी प्रोवर्ब को बता रहा है, ना ही किसी प्रिंसिपल को बता रहा है, ना ही किसी यूनिवर्सल ट्रुथ को बता रहा है और ना ही किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को बता रहा है, तब हम उसे चेंज करेंगे। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बिकम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस बिकम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और अगर पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है तो नो चेंज इन टेंस, और अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में दिया हुआ है तो भी नो चेंज इन टेंस। ठीक है, तो ये पहले वाला फर्स्ट का ए रूल आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से लिखा हुआ है या से टू लिखा हुआ है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू आस्क और डिमांड और इंक्वायर और वांट टू नो। एंड सेज और सेज टू is written in reporting verb then it will change according to asks, demands, inquires and wants to know. And if in reported speech said or said to is or said to has written then it will change according to asked, demanded, inquired और wanted to know। यहाँ तक का आपको समझ में आया होगा आई थिंक। अब हम आगे चलते हैं। देखो फर्स्ट से रिलेटेड दो नोट्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, फर्स्ट से रिलेटेड दो नोट्स लिखे हैं। आपको इन नोट्स को बहुत ध्यान से समझना है कि ये नोट्स क्या हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। पहला नोट है बिफोर द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब जब हम एक डायरेक्ट स्टेटमेंट का जब इनडायरेक्ट बनाएंगे और रिपोर्टिंग वर्ब में भी वहां पर ऑब्जेक्ट दिया होगा, जैसे हम पढ़ते हैं ना ही सेज टू मी, तो इन दिस सेंटेंस ही इज आवर सब्जेक्ट, सेज इज आवर फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, टू इज आवर प्रीपोजिशन एंड मी इज आवर ऑब्जेक्ट। तो ये स्टेटमेंट ही कह रहा है कि बिफोर द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब इनको लिखने के बाद में, इनको लिखने के बाद में ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले, इनको तो लिखने के बाद में और ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले, देखो बिफोर द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब एंड आफ्टर डिमांड वांट टू नो वी यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है, मतलब अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, अगर आप रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर डिमांड या वांट टू नो का यूज ले रहे हो,
आप चाहो तो आस्क का भी ले सकते हो, आप चाहो इंक्वायरी का भी ले सकते हो, लेकिन ये आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर ये भी लिख दिया कि हम डिमांड भी लिख सकते हैं और वांट टू नो भी लिख सकते हैं। और जब डिमांड और वांट टू नो लिखा हुआ है तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ नोट्स हैं, वो हमें लिखने जरूरी हैं कि अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब में डिमांड या वांट टू नो का यूज कर रहे हैं, ठीक है, डिमांड या वांट टू नो का अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, या तो डिमांड का या वांट टू नो का अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब में इनडायरेक्ट में यूज कर रहे हैं तो हमें डिमांड और वांट टू नो के जस्ट बाद, डिमांड या वांट टू नो के जस्ट बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात कि अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब में डिमांड या वांट टू नो का यूज कर रहे हैं, या तो डिमांड या वांट टू नो का हम यूज कर रहे हैं, तो हमें डिमांड या वांट टू नो के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन को लिखना ही पड़ेगा। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट नोट, समझ में आया होगा आपको ये नोट। दूसरा नोट ये है कि इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन इन रिपोर्टिंग वर्ब, अब देखो ध्यान से समझो कि अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, छोटा सा लिख रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए। He said to me, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, आगे की बात नहीं कर रहे अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। He said to me, कॉमा से पहले वाली थी, तो इसके अकॉर्डिंग की बात है कि इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन इन रिपोर्टिंग वर्ब, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, समझ में आई मेरी बात, ठीक है, देन वी यूज, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट के पहले मान लो या तो से या से टू लिखा हुआ है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट के पहले या तो से या से टू लिखा हुआ है, तो हम उसे से या से टू को तो किसमें चेंज कर देंगे, या इसको और सिंपल समझो इस तरीके से ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर तीनों टर्म लिख देता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। से टू एंड he said to me, ठीक है, या हम इसकी जगह he says to me भी लिख सकते हैं, या हम इसकी जगह he said to me भी लिख सकते हैं, या हम he say me भी लिख सकते हैं, या सॉरी he के साथ से नहीं आएगा, अगर हम सिर्फ यहाँ पर ये लिखें he said to me, तो अब नियम को ध्यान से समझो। इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन इन रिपोर्टिंग वर्ब, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इतनी सी बात को समझो आप तो, कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और आप इंक्वायर का यूज ले रहे हो, किसका यूज ले रहे हो, इंक्वायर का यूज ले रहे हो, मान लो आस्क का यूज नहीं लिया, डिमांड का यूज नहीं लिया, वांट टू नो का यूज नहीं लिया, और आप से या से टू को या सेज या सेज टू को या सेड या सेड टू को चेंज करने के लिए इंक्वायर वाली टर्म का यूज ले रहे हो, और रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे, इंक्वायर ऑफ या इंक्वायर्स ऑफ या इंक्वायर्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू टेंस। अकॉर्डिंग टू टेंस का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी टेंस है जो कि हमारे को वर्ब की फॉर्म से मालूम पड़ेगा। समझ में आई मेरी बात, ये हम इंक्वायर ऑफ या इंक्वायर्स ऑफ या इंक्वायर्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू टेंस कब लिखेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, जैसे मान लो सिर्फ यही दिया हुआ है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम वहां पर सिर्फ लिखेंगे इंक्वायर या इंक्वायर्स या इंक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू टेंस विदाउट द यूज ऑफ प्रपोजिशन। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इफ ऑब्जेक्ट इज गिवन इन रिपोर्टिंग वर्ब एंड वी यूज द टर्म ऑफ रिलेटेड टू इंक्वायर, दैट टाइम वी यूज
इंक्वायर ऑफ और इंक्वायर्स ऑफ or inquired of according to the tense of reporting verb, but object is not given in reporting verb. That time we use only inquire or inquires or inquired according to tense without the use of preposition. हम वहां पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। मतलब जिस रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और वहां पर हम इंक्वायर वाली टर्म का यूज ले रहे हैं, तो अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर्स ऑफ या इंक्वायर्ड ऑफ लिख देंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम वहां पर ऑफ का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम इंक्वायर से इंक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू हमारा जो टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। तो ये ए से रिलेटेड दो हमारे पास नोट्स थे जिनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। पहला वाला आपने समझ ही लिया होगा कि बिफोर द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहला वाला रूल क्या था कि डिमांड और वांट टू नो के बाद में और ऑब्जेक्ट के पहले, डिमांड और वांट टू नो के बाद में, अगर हम डिमांड या वांट टू नो वाली टर्म ले रहे हैं, डिमांड और वांट टू नो के बाद में और ऑब्जेक्ट से पहले हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज लेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर हमारे को ऑब्जेक्ट गिवन है, ऑब्जेक्ट अगर हमारे को दिया हुआ है और इंक्वायर वाली अगर हम टर्म ले रहे हैं तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर्स ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द टेंस, बट ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन इन रिपोर्टिंग वर्ब, दैट टाइम वी डू नॉट यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद इंक्वायर और इंक्वायर्स और इंक्वायर्ड, ठीक है। ये हमारा रूल नंबर फर्स्ट था और इससे रिलेटेड हमारे पास ये दो नोट्स थे। अब रूल नंबर हमारे पास आ गया बी। फर्स्ट का ए था, ये एक से रिलेटेड दो नोट्स थे जो मैंने करवा दिए हैं। अब आ गया हमारे पास बी, ठीक है। बी में क्या है कि इन्वर्टेड कॉमास, जो डबल इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं और कॉमा, वो एलिमिनेट होंगे, वो हटेंगे, रिप्लेस होंगे। किससे रिप्लेस होंगे? इफ या वेदर से। एसरेटिव सेंटेंस में हम दैट से हम उनको रिप्लेस किया करते थे, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस है अगर हमारे पास, और इंटरोगेटिव भी कौन सा, याद रखना है, इंटरोगेटिव भी कौन सा कि जो किससे स्टार्ट हो रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास इज एलिमिनेटेड और रिप्लेस बाय इफ या वेदर। या तो हम वहां पर इफ लिख देंगे या फिर वेदर कंजंक्शन लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट ये है हमारे पास सी वाला रूल। हम जानते हैं क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं कि हाउ टू चेंज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इन इनडायरेक्ट स्पीच। हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस जो होगा उसका जो फॉर्मूला होगा, मतलब एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, उसका क्या फॉर्मूला हो सकता है? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वाला, तो हेल्पिंग वर्ब वाला बता देता हूं। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, हेल्पिंग वर्ब वाला। हेल्पिंग वर्ब वाला ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल आता है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसके बाद में वर्ब आती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है। ये तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा जो कि हमारे को डायरेक्ट स्टेटमेंट में रिपोर्टेड स्पीच में मिलेगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट में, रिपोर्टेड स्पीच में ये चीज हमें मिलेगी। लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, जब हम इस फॉर्मूले को छोड़कर इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो मैंने आपको बता दिया है कि वो कौन से सेंटेंस में चेंज होगा? एसरेटिव सेंटेंस में चेंज होगा। और एसरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ये दो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, वो एसरेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले होते हैं। ये सबसे पहले तो आता है सब्जेक्ट, फिर आती है ऑक्सिलरी वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, फिर आती है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है फुल स्टॉप। एक तरीका तो ये है, और फिर मैंने लिखा हुआ है और, ओ आर, या कैसे बनेगा कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। ठीक है, रूल समझ में आया कि अगर डायरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में एक स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है जो कि इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव भी कौन सा है? जो कि किससे स्टार्ट है? ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है या मोडाल से स्टार्ट है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा हमारे पास। क्वेश्चन का फॉर्म ये होगा कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई होगी,
फिर सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, फिर वर्ब लिखी हुई होगी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ होगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लिखा हुआ होगा। लेकिन जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, व्हेन वी विल चेंज इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच, तो द फॉर्मूला बिकम्स टू एसेरेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव तो क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन आंसर में हमें किसमें चेंज करना है, एसेरेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। और एसेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि एसेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला या तो ये हो सकता है कि सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, या उसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब होगी, उसके बाद मेन वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। यह फॉर्मूला ये हो सकता है कि सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है और लास्ट में फुल स्टॉप हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला रूल था जो भी हमने कर लिया। और डी वाला जो रूल है वो ये है कि फॉलो जनरल रूल्स। फॉलो जनरल रूल्स का मतलब जो हमने पहले से पढ़े हुए हैं, जो रिलेटेड है, प्रोनाउन से रिलेटेड है या टेंस से रिलेटेड है या मोडाल से रिलेटेड, हमने पढ़ा हुआ है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज फर्स्ट पर्सन देन इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। एंड और इसमें भी हमने दो वी वाले भी पढ़े हैं। फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट होते हैं, आई और वी, और वी से रिलेटेड मैंने दो चीजें आपको और बताई है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट वी है और वी शो कर रहा है मैनकाइंड को, किसको शो कर रहा है, मैनकाइंड को, तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे। और अगर वी, आवर या अस का यूज एक न्यूज़पेपर या मैगजीन का एडिटर खुद के न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए लेता है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू इट, इट और इट्स। मैंने आपको ये बताया हुआ है। दूसरा रूल हमने ये पढ़ा हुआ ही है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो, क्या हो, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि यू है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और तीसरा मैंने आपको ये बताया हुआ है कि इफ द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन which is he, she, it, name, they, singular और plural, there is no change। अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो हम ना तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ना ही रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, उन्हें एज इट इज यूं का यूं ही उतार लिया जाएगा। एक जनरल रूल तो ये था। दूसरा जनरल रूल ये था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू पास्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट का है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट का है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट। पास्ट कंटीन्यूअस का है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट का है तो नो चेंज इन टेंस, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है तो भी नो चेंज इन टेंस। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल, शैल, मे या कैन दिया हुआ है तो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू वुड, शुड, कुड और माइट। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में वुड, शुड, कुड, माइट दिया हुआ है तो वो एज इट इज रहेंगे। हम वुड को विल में चेंज नहीं करेंगे, शुड को शैल में चेंज नहीं करेंगे, माइट को मे में चेंज नहीं करेंगे और कुड को कैन में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, जनरल रूल्स। अब आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आप तो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको इसको अपनी नोटबुक के अंदर उतारना है। हेडिंग लगानी है आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड ये रूल्स हैं। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हमने कौन से वाले लिए हैं, फर्स्ट में कि वो स्टेटमेंट जो किससे स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास, वो स्टेटमेंट जो स्टार्ट हो रहे हैं एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर इसका लेना है स्क्रीनशॉट, लीजिए। यस, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस? ओके, तो आज हमने क्या पढ़े, रूल्स पढ़े रिलेटेड टू ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ आज अपनी क्लास खत्म करने से पहले एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ठीक है, और वो करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ध्यान से ले लीजिए, वापस टाइम दे रहा हूँ। ठीक है,
ये हमारा डायरेक्ट स्टेटमेंट है। एक एग्जांपल लिया मैंने, लिखा है ही सेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्स आर यू प्लेइंग चेस साइन ऑफ इंटरोगेशन एंड क्लोजेस द डबल इन्वर्टेड कॉमास। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है। कैसे मालूम पड़ेगा? वर्ब की फॉर्म को देखकर हमें मालूम पड़ेगा। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस है, ठीक है। और इधर देख लो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं है, हिस्टोरिकल फैक्ट तो नहीं है, प्रोवर्ब तो नहीं है, कोई प्रिंसिपल तो नहीं है, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट तो नहीं है। तो इनमें से रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा कोई भी नहीं है, मतलब ये चेंज जरूर होगा। अब हम चेंज करते हैं, ही की जगह हमने ही को उतारा। देखो सैड टू, सैड टू, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सैड टू। सैड टू किस में चेंज हो सकता है? आस्क्ड में चेंज हो सकता है, डिमांडेड में हो सकता है, इंक्वायर्ड में हो सकता है, और वांटेड टू नो में चेंज हो सकता है। मैं आस्क्ड लिख देता हूँ, ही आस्क्ड। सैड टू किस में चेंज हो गया? आस्क्ड में मी उतार लिया, क्योंकि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव भी सेंटेंस वो वाला है कि जो एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट है। आर एक ऑक्सिलरी वर्ब है, आर यू प्लेइंग चेस, कौन सा टेंस है? आर किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्टेटमेंट है, और आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस होंगे? या तो इफ कंजंक्शन से या वेदर से। मैं दोनों ही लिख देता हूँ, ही आस्क्ड मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा किससे रिप्लेस हो गए? इफ या वेदर, ठीक है। अब मैंने आपको रूल ये बताया हुआ भी है, अभी रूल में ये मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच में जो हमारे को स्टेटमेंट दिया हुआ होगा वो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट का होगा। इंटरोगेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। लेकिन हमें उसको किसमें चेंज करना है? मैंने आपको बताया अभी, इस सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। फिर ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट लिखकर लास्ट में फुल स्टॉप लिखेंगे। इस वाले पैटर्न के अकॉर्डिंग चेंज करना है, मतलब इंटरोगेटिव स्टेटमेंट चेंज होगा एसरेटिव स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बताओ, इस वाले स्टेटमेंट में हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट का मतलब जो व्यक्ति जो काम कर रहा है। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? आर यू प्लेइंग चेस का, कि क्या तुम चेस खेल रहे हो? क्या तुम चेस खेल रहे हो? तो चेस खेलने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो यू हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और फॉलो जेंडर रूल्स में मैंने अभी आपको बताया है कि यू इज आवर सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज मी। दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट subject of me, and the subject of me is I. me का सब्जेक्ट क्या होता है? I. अब इस वाले रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ ऐसे है लेकिन चलना मेरे को इस वाले के अकॉर्डिंग है। I लिख दिया। you हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, you चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मी। मी का मुझे क्या बनाना है? सब्जेक्ट, और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? I, ठीक है। दूसरा जो जनरल रूल है, अब मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है? आर यू प्लेइंग चेस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये चेंज किस टेंस में होगा? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। और आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? वॉज। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? वॉज। तो ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब भी कंप्लीट हो गया। अब मेन वर्ब लिखनी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म वो वाली फॉर्म होगी जिसके अंदर ing एज अ प्रीफिक्स जुड़ा हुआ होगा। तो हम ये का ये लिखेंगे, आई वॉज प्लेइंग, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? चेस। ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, लास्ट में क्या लगाना है? फुल स्टॉप। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज हो चुका है। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आपको एसरेटिव स्टेटमेंट्स के रूल्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ एसरेटिव स्टेटमेंट्स, इंटरोगेटिव में जो अभी तक मैंने लिखवाया है, ये सब रूल्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने चाहिए। आपका टेस्ट होगा बहुत जल्दी, बहुत अच्छा वाला टेस्ट होने वाला है आपका, तो ये सब रूल आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए।
ठीक है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आपको ये रूल बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। थैंक्स क्लास, बाकी क्लास कल 22 September। थैंक्स।